Hello everyone, I am Rahul Sharma, your host for this entire session. Students, from today onwards, we'll start mathematics के सारे chapter of class 12. That is chapter number 1, 2, 3, 4 till chapter number 13. आज की बात करें from today onwards, हम chapter number 1 स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 1 का नाम आप सबको पता है, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन. आज की क्लास में रिलेशन को समझेंगे, रिलेशन की बेसिक समझने वाले हैं, राइट. टाइप्स ऑफ रिलेशन समझेंगे एंड एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे. इज इट ओके? तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रिलेशन. पहले रिलेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है डेफिनेशन. देखिए, वैसे रिलेशन स्टूडेंट्स आप सब क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. याद है चैप्टर नंबर 1 सेट्स था, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन था, इसमें हमने बेसिक रिलेशन समझा था, बट स्टिल हम डेफिनेशन को स्टिल रिकॉल कर लेते हैं. तो अगर रिलेशन इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, उसको जनरली लिखने का तरीका क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर में ए कॉमा बी में लिखा जाता है, वेयर ए बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट जिसे हम डोमेन बोलते हैं, एंड बी बिलोंग्स टू द सेकंड सेट जिसे रेंज या कोडोमेन भी बोला जाता है. एग्जांपल के लिए, आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी, राइट. ए से बी एक सेट मैंने रिलेशन बनाया. लेट अस सपोज सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 and 2, बी के एलिमेंट है ए एंड बी. तो बोला गया जब ए के एलिमेंट को बी के साथ रिलेट किया जाएगा किसी भी तरीके से, तो उसे हम रिलेशन कह देंगे. एग्जांपल के लिए, लेट अस सपोज मैंने एक R1 रिलेशन बनाया जिसमें मैंने बोला 1 A से रिलेट कर रहा है किसी भी एक तरीके से, तो मैं कहूंगा ओके 1 A, ये वन ऑफ द रिलेशन हो गया मेरा. इसी तरीके से मैं और भी रिलेशन बना सकता हूँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशन R2. लेट अस सपोज मैंने एक और रिलेशन बनाया R2 जिसमें मैंने 1 को A से मैप कराया, 1 को B के साथ भी मैप करा दिया. मीन्स मैं ये भी एक रिलेशन बोल सकता था, ये भी एक पॉसिबल रिलेशन है, राइट एवरीवन. सिमिलरली क्या हम और भी रिलेशन बना सकते हैं? ऐसे बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए मैंने रिलेशन बनाया R3 जिसमें 1 A 1 B पे तो गया, मैंने 2 को भी ए के साथ मैप करा दिया. मीन्स 1 A 1 B एज वेल एज 2 A. एक और ले ही लेते हैं, एक और पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, दैट इज क्या पता 2 B के साथ भी मैप कर गया. मीन्स 1 A 1 B 2 A एंड 2 B. क्या इससे ज्यादा बन पाएंगे? नहीं. मीन्स एक चीज ऑब्जर्व की, जो भी हमारे रिलेशंस बने ये सारे के सारे एक्चुअल में आप नोटिस करेंगे सारे के सारे सबसेट थे ए क्रॉस बी के. ए क्रॉस बी का मतलब आपको याद होगा, हम इसे कहते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट. कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस बेसिकली आर जो रिलेशन है एक्चुअल में वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का. देखिए जैसे कि यहाँ पे सेट ए एंड बी का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा स्टूडेंट, दिस विल लुक समथिंग लाइक 1 A 1 B 2 A 2 B. तो यस, जितने भी रिलेशन थे आप देखेंगे सारे के सारे क्या है? सबसेट है इस ए क्रॉस बी के. इट मींस यस, रिलेशन बेसिकली क्या होता है? सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू बी. इज इट ओके? देखिए आपको याद होगा सेट को लिखने के भी दो तरीके होते थे. एक होती थी रोस्टर फॉर्म, दूसरी होती थी सेट बिल्टर फॉर्म. अभी जो मैंने आपको रेफरेंस दिया है स्टूडेंट, ये कौन सी फॉर्म है? ये है रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म, राइट ना. अब जरा देख लेते हैं इफ इन केस इसको कभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होगा तो किस तरीके से लिख सकते हैं रिलेशन. तो एक बार वो भी समझ लेते हैं. समटाइम रिलेशन ना सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखे रहते हैं. एग्जांपल के लिए मैंने एक आर रिलेशन बनाया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है. वेयर मैंने बोला कि x, y आएंगे सच दैट कि x² = y. मैंने बोल दिया वही रिलेशन आएंगे जिसमें x² = y होगा. अब इसमें सोचिए किस तरह के एलिमेंट्स आने के चांसेस हैं. एग्जांपल के लिए नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है तो ऑब्वियस आप 1 को ले सकते हैं. ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो किस तरीका होने वाला है ये? अगर मैं एक्स की जगह 1 लिखा तो 1 किया तो 1² 4, आई मीन 1² 1, 2 पुट किया तो 2² 4, मीन्स 2 पुट करने पर 4 आंसर आएगा. 3 पुट करने पर 9. मीन्स रोस्टर फॉर्म में एक्चुअल में ये है, बट इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं. रिलेशन मैंने अभी तो सिर्फ नेचुरल नंबर, सिमिलरली होल नंबर इस तरीके से, बट अपार्ट फ्रॉम दिस समटाइम रिलेशन ऐसे भी लिखे होते हैं कि आर इज अ रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू ए, वेयर ए लेट अस सपोज एक लोकेलिटी में कुछ लोग रहते हैं, वो है. बोला क्या है? मैंने रिलेशन डिफाइन किया सच दैट x, y, दैट इज x इज
वाइफ ऑफ वाई। अब इस रिलेशन में सिर्फ वही एक्स कॉमा वाई आएंगे जो जिसमें बोला जाएगा कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। लेटर सपोज मेरे पास थे कुछ लोग लाइक पी क्यू आर एस टी यू। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। मैंने लेटर सपोज कर रहा हूं कि यहां पे ये वाइफ है, यहां पे ये हस्बैंड है एग्जाम्पल के। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं बट इसमें से सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जिसमें बोला जाएगा एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। जैसे कि मैंने बोला पी एक्चुअली वाइफ है क्यू की, तो यस इसके अंदर रोस्टर फॉर्म में मैं कह सकता हूँ यस पी कॉमा क्यू है। पी कॉमा एस नहीं हो सकता, बोला पी इज वाइफ ऑफ क्यू ओनली। सिमिलरली आर कॉमा एस आ सकता है, टी कॉमा यू। मीन समटाइम आपको जनरल लाइफ डेली लाइफ के भी आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पे रिलेशन लिखा रहेगा। तो रिलेशन को सिर्फ और सिर्फ आपको लगेगा कि रोस्टर फॉर्म में लिखे रहेंगे, बिल्कुल गलत। समटाइम ये सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखे हो सकते हैं। इज इट ओके? लिखा हो सकता है कि आर एक रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। जैसे बताया कुछ भी रिलेशन आ सकता है कल को आपके पास। अभी आप ऑब्वियस हम इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं बट इस तरीके के रिलेशंस पूछे जाएंगे। इज इट ओके? अच्छी बात क्या है स्टूडेंट, आपके सिलेबस में जो भी रिलेशंस पूछे जाएंगे आर, वो सेट ए से ए पे ही पूछे जाएंगे। मींस अभी हमने पढ़ा ए से बी पे, बट जनरली जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने वाले हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इटसेल्फ पढ़ने हैं। मींस ए से बी पे नहीं। अगर सेट ए नेचुरल नंबर है तो जो दूसरा सेट होगा दैट इज कोडोमेन, वो भी फॉर श्योर क्या होने वाला है, ए ही होने वाला है। उसमें आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, सेम सेट से सेम पे पढ़ने वाले। इज इट ओके? राइट, चलिए नाउ लेट्स मूव फर्दर। टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन एन नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं, उसमें से कुछ 4 to 5 हमें आज सिलेबस में पढ़ने हैं जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एम्प्टी रिलेशन। सबसे पहला एम्प्टी रिलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबने एम्प्टी रिलेशन पढ़ा हुआ है। एम्प्टी रिलेशन नहीं तो एम्प्टी सेट तो पढ़ा ही हुआ है। एम्प्टी सेट याद है आपको क्या होता था, जिसे नल सेट भी बोलते थे। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता, इसको हम फाइव से रिप्रेजेंट भी करते थे। यहां लिख देता हूं, फाइव से रिप्रेजेंट भी करते थे। तो कुछ उसी तरह का रिलेशन है। क्या बोला गया, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट दूसरे से रिलेट ही नहीं करता, उसको कह देते हैं एम्प्टी। जब इसके अंदर एक भी रिलेशन मींस एक भी एलिमेंट ना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला लेट अस सपोज आर इज अ रिलेशन, इसके अंदर वो एक्स कॉमा वाई आएंगे सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0.5 आना चाहिए, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोला गया इसके अंदर वही एक्स कॉमा वाई आएंगे, ठीक है, जो नेचुरल नंबर होंगे और उन दो नेचुरल नंबर का सम कितना होना चाहिए, 0.5। अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1। सारे पॉजिटिव होते हैं। क्या आप कोई भी ऐसे दो नेचुरल नंबर ढूंढ पाएंगे जिनका एडिशन 0.5 आ रहा है? तो आप रिलेशन तो लिख दिया है बट एक्चुअल में इस रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, बिकॉज ऐसे कोई भी दो नेचुरल नंबर नहीं जिनका सम 0.5 हो। 0.5 की जगह -2 भी लिख सकता था, बिकॉज नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव। इट मीन्स ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एम्प्टी रिलेशन का। इज इट ओके? तो ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आता, ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। राइट? समटाइम स्टूडेंट्स बोर्ड्स में इनकी बेसिक डेफिनेशन ना चार ऑप्शन में लिखी रहती है। एमसीक्यू क्वेश्चंस में, एमसीक्यू भी आते हैं ना आपके, चार ऑप्शन में लिखी रहती है। आपको चार में से कोई एक टिक करना होता है, या फिर चार आपको सेट दे देंगे, बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी रिलेशन। तो आई नो बच्चों को लगता है सर ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस तरह के कम है, बट बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। 1 मार्क्स में कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स मूव फॉर यूनिवर्सल रिलेशन। अगेन यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स था, सबसे बड़ा सेट, है ना? हम ऐसे पढ़ते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन भी वैसा ही है। बोला क्या, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला आर अगेन रिलेशन है नेचुरल से नेचुरल, एन से एन पे डिफाइन कर रहा हूं। इसको मैंने डिफाइन किया गया कि इसके अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे सच दैट एक्स एंड वाई नेचुरल नंबर, दैट्स इट। मैंने कोई कंडीशन लगाई, बोला अगर एक्स एंड वाई नेचुरल नंबर है तो वो डेफिनेटली इसके अंदर आ जाएगा। इट मींस 1 and 1 नेचुरल नंबर है तो यस इसके अंदर फॉर श्योर 1,1 आएगा। 1,2 आएगा या 1 and 2 बोथ आर नेचुरल नंबर है, यस, बिकॉज सारे के सारे नेचुरल नंबर तो है। मींस यस सारे के सारे हैं। मींस अगर मैं इसको करूंगा तो इंटायर पूरा का पूरा यूनिवर्स मींस नेचुरल से नेचुरल पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो सबसे बड़ा सेट है, वो सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे कि आपको याद होगा मैंने सबसे पहले पढ़ाया था यहाँ पे, ये सबसे बड़ा सेट बना था ए से बी का। तो देखिए इसके अंदर जितनी पॉसिबिलिटी थी सारी की सारी आ रही है। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी होती है ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। बोला सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। देखिए इस केस में मींस R4 कहीं ना कहीं कौन सा एक यूनिवर्सल रिलेशन बन गया था। राइट? तो बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या पता कब 1 मार्क्स में पूछ ले। राइट? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होते हैं स्टार्ट यहां से, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अभी तक भी आप अच्छे से फोकस से पढ़ ही रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं फोकस और ज्यादा इंप्रूव कर देना, बिकॉज इससे भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं स्टूडेंट। 8 to 9 मार्क्स का बोर्ड्स में डेफिनेटली फॉर श्योर आता है, सीयूटी में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड बिलीव मी, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, बहुत लोगों ने मिथ बना दिए कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप अच्छे से समझेंगे, फ्री के मार्क्स है, बिकॉज एक तरह का पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करना होता है। क्वेश्चन बहुत ही इजीली चुटकी से सॉल्व हो जाते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। राइट, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि भाई रिफ्लेक्सिव क्या है। जो हमारे इंपॉर्टेंट तीन है उनमें से ये है फर्स्ट, सेकंड, अभी आगे भी देखेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों पढ़ने हैं। रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, बोला गया है इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए ऑफ सेट ए। लेट अस सपोज, मैंने बोला आर एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है सेट ए से ए पे। मैंने बोला ना सेम सेट से सेम पे डिफाइन होता है, तो बोला गया इसमें हम इसको रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, बोला जाएगा इस रिलेशन को रिफ्लेक्ट तभी बोला जाएगा जब हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करेगा। देखिए रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि खुद की रिफ्लेक्शन देख रहा है वो। मींस अगर ए एलिमेंट है तो डेफिनेटली उसकी इमेज भी उसकी खुद रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। मींस अगर यहाँ पे एलिमेंट ए है सेट ए से ए पे, तो इसकी रिफ्लेक्शन खुद डेफिनेटली मैपिंग होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है ना। मैंने बोला अगर बी एलिमेंट यहां था तो पक्का उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखनी चाहिए। मींस बी डेफिनेटली बी पे मैप करना चाहिए। अगर सी एलिमेंट है तो फॉर श्योर सी भी सी पे मैप करना चाहिए। मींस जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर, एक हो, दो हो, पांच हो, छह हो, जितने भी एलिमेंट्स हो, उन सबकी मैपिंग खुद डेफिनेटली वहां पे एग्जिस्ट होनी चाहिए। सिंपल वे में समझाऊं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से तो समझते हैं। एग्जांपल के लिए लेट अस सपोज एक सेट है ए, वेयर सेट ए इज 1 2 3। तो हमने रिलेशन बनाया ए से ए पे, तो डेफिनेटली एक रिलेशन बनेगा। उसका मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूं। लेट अस सपोज 1 1 1 2 1 3 2 2 3 जस्ट सेकेंड एंड 3 3। फिर आपसे पूछा गया ये रिलेशन मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया। समटाइम कार्टेशियन में, कार्टेशियन सॉरी, समटाइम रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, समटाइम सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी रोस्टर में लिखा है मैंने समझ जाने के लिए आपको कि 1 2 3 है तो एलिमेंट्स 1 2 3 यूज होने वाले हैं। राइट, तो 1 2 3 के जो भी आर रिलेशन एग्जामिनर ने आपको प्रोवाइड कराया, स्कूल में ऐसा क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा नाउ चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। डेफिनेशन क्या कहती है, अगेन हर एक एलिमेंट की खुद की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। खुद की रिफ्लेक्शन मींस यहाँ पे एलिमेंट्स देखिए ध्यान से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क है कि किस सेट पे डिफाइन हो रहा है, आपको वो चेक करना है। किस पे डिफाइन हो रहा है, ए पे। ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तीन एलिमेंट्स। तीनों की रिफ्लेक्शन डेफिनेटली वहां होनी चाहिए। वन की रिफ्लेक्शन वन ही होगी, 1 1 होना चाहिए। बोला गया फॉर एवरी। फॉर एवरी का मतलब समझते हो, जितने भी एलिमेंट है सेट ए में, उसके हर एक एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो 1 2 3 था तो वन की रिफ्लेक्शन क्या होगी, 1 1 1 होना चाहिए प्रेजेंट। अच्छा, टू है तो टू की रिफ्लेक्शन भी मींस 2 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्या है, 2 2, यस इट इज देयर। थ्री है, क्या थ्री की रिफ्लेक्शन है, 3 3, यस। मींस तीन एलिमेंट थे, तीनों की रिफ्लेक्शन खुद वाली मैपिंग वहां पे अवेलेबल है। मींस यस आर इज रिफ्लेक्सिव। सिंपल। मींस सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी खुद पर मैपिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए। ए कॉमा ए होना चाहिए। ए का मतलब वहां पे रिप्रेजेंटेशन है। ए का मतलब एक एलिमेंट नहीं, ए रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट, 10 एलिमेंट है, उन 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 10 जो भी हैं उनकी खुद के साथ मैपिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखिए मैथ्स का एक फंडा है, ये तो मैंने बता दिया प्रूफ करने के लिए भाई, दिख गया हमें। मैथ्स का एक बड़ा फंडा है सिंपल सा। अगर आप किसी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करना है आपको कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप कोई भी एक एग्जांपल प्रूफ कर दो उसके अगेंस्ट कि देखो इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर। राइट, जनरलाइज अगर आपको प्रूफ करना होता है सही तो आपको हर एक पॉइंट दिखाना होता है कि सारे पॉइंट सही हैं। लेकिन अगर किसी को गलत प्रूफ करना है तो कोई भी एक पॉइंट गलत दिखा दो। भाई किसी ने खाना अच्छा बनाना है तो उसे भाई अच्छे से फ्राई होना चाहिए, कम तेल होना चाहिए, स्वाद अच्छा होना चाहिए, नमक मिर्च सब सही होना चाहिए, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में अच्छा करना चाहिए। लेकिन अगर मुझे किसी खाने को बोलना है कि यार टेस्टी नहीं है, कुछ कमी है, मैं कहीं भी कमी निकाल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ आलू कच्चे रह गए, चीनी कम रह गई, नमक कम रह गया, मिर्च कम रह गई, कहीं भी एक जगह कमी निकाल दूंगा, बोल दूंगा खराब हो गया। सिमिलरली अगर आपको प्रूफ करना है कोई भी रिलेशन को, रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, लेट अस सपोज कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होगी, उसमें से किसी भी एक की गलती निकाल दो, एक दिखा दो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आप बोल दो कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। आर अगेन लेट अस सपोज सेट ए से ए पे डिफाइन है, राइट, वेयर ए इज अगेन स्टिक 1 2 3। ए क्या है, 1 2 3 एलिमेंट्स पे है।
मैंने अगेन अभी पहले हम ना इसको रोस्टर फॉर्म में अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम सेट बिल्डर वगैरह के क्वेश्चन एक साथ बहुत सारे कंपाइल करके करेंगे, ठीक है। तो अगेन मैंने रिलेशन एग्जाम में आया कि भाई 1,1, 1,2, 2,2, 2,3 रिलेशन बनता। बोला नाउ चेक वेदर दिस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो पहला टास्क क्या होगा हमारा, मैंने अभी आपको बताया भाई, सबसे पहले चेक करो सेट कहां से ए से ए पे जा रहा है, तो कौन से सेट से कहां तक जा रहा है, ए से ए पे जा रहा है। अच्छा, ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3 एलिमेंट है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट की रिफ्लेक्शन मुझे दिखनी चाहिए, हर एक एलिमेंट। फॉर एवरी का मतलब होता है हर एक एलिमेंट। यहाँ पे कितने एलिमेंट, 3, 1, 2, 3, तीनों की मिलनी चाहिए। 1 की रिफ्लेक्शन है, यस इट इज देयर। 2 की है, यस इट इज देयर। 3 की नहीं। खाने में कहीं भी एक जगह कमी निकाल दो, मुझे कमी दिख गई भाई 3, यहां पे लिखा हुआ था बट 3 की रिफ्लेक्शन नहीं है, मैं लिखूंगा बिकॉज 3,3 डजेंट बिलोंग्स टू आर, देयर फोर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दैट्स इट, खत्म। मैंने क्या किया, एक कमी दिखा दी मैंने। यार एक काम करो, एक कहीं कमी ढूंढ लो, मिल गई कमी, ठीक है, नहीं है मीन्स नॉट रिफ्लेक्सिव। मैथ्स का फंडा है। अगर गलत प्रूफ करना है, एक एग्जांपल आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट। और अगर सही दिखाना है तो सेट के अंदर जितने एलिमेंट है सबके लिए सही होना चाहिए। ये नहीं कि एलिमेंट है 1,2,3, 3 एलिमेंट थे, मैंने 1 के लिए चेक कर लिया, हो गया मेरा काम, नहीं। आपको हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा। इज इट ओके? तो रिफ्लेक्सिव बेसिक्स कहीं ना कहीं समझ में आया। जरा रिफ्लेक्सिव को ही समझते हैं, अगर क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया तो। आइए जरा समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, और हम चेक करेंगे कहीं ना कहीं कि वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। लेट अस सपोज क्वेश्चन आया आपके पास, आर रिलेशन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल से रियल पर डिफाइन है। और आर डिफाइन किस तरीके से जरा देखें। बोला गया है वो एक्स कॉमा वाई एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर सच दैट एक्स माइनस वाई एक इवन नंबर होगा। बोला क्या इसके अंदर वही आएंगे एलिमेंट्स सो दैट कि उन दो नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। बोला चेक करो पहले रिफ्लेक्सिव। आई नो हम सिमेट्रिक भी कर सकते हैं, ट्रांजिटिव, बट अभी हम सिर्फ रिफ्लेक्सिव अच्छे से समझ रहे हैं, ट्रांजिटिव वगैरह की बाद में बातें करेंगे बच्चों। तो अभी हम समझ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि भाई रोस्टर वाले तो समझ में आ गए कि एलिमेंट्स दिख जाते हैं, नजर आ जाते हैं, उनको चेक करना है। यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, है नहीं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रियल नंबर से रियल नंबर है, रियल नंबर में अनकाउंटेबल नंबर है, आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो कितने नंबर के लिए एक एक पुट करके देखोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम जनरलाइज समझते हैं, ठीक है। मुझे पता है ए कॉमा ए का मतलब है हर एक एलिमेंट की इमेज वहां पे रिफ्लेक्सिव मीन सेम इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हम ए टाइप का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स एंड वाई में फंक्शन, तो क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना कि सर ए कहां से लाऊं, डेफिनेशन में तो ए रिप्रेजेंटेशन है। आप ए की जगह यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स ऑफ ए। तो एक काम करते हैं, सेम टाइप के एलिमेंट एग्जिस्ट कर लेते हैं, हम कंसिडर करेंगे, जस्ट सेकेंड, हम लिखेंगे कंसीडर या फिर लेट एक्स, हम एक्स के लिए चेक करते हैं। एक्स का मतलब क्या है, अगर एक्स बिलोंग कर गया तो हम बोल देंगे एक्स एक रैंडम एलिमेंट है फ्रॉम रियल नंबर। अगर हर एक रैंडम नंबर की उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो उसमें एग्जिस्ट कर रही है तो हम बोल देंगे रिफ्लेक्सिव है। मैंने एक्स चेक करके देखा, वाई की जगह एक काम करते हैं, एक्स पुट करके देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स, वाई की जगह एक्स माइनस एक्स, जीरो हो जाएगा। क्या जीरो इवन नंबर है, यस। कोई भी नंबर डिविजिबल बाय टू है तो डेफिनेटली क्या है, इवन नंबर। जीरो टू से डिविजिबल है, आई नो अदर नंबर से भी है बट टू से भी है ना, तो जैसे तो इवन नंबर है, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, यस एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स ऑफ सेट ए की जगह यहां पे रियल नंबर है। मैंने बोला एक्स बिलोंग करेगा आर के अंदर, बिकॉज कोई भी अगर मैं एक्स एलिमेंट लूंगा वाई की जगह यहाँ पे एक्स तो डेफिनेटली कैंसिल होगी, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो गया तो फॉर श्योर क्या बन जाएगा, इवन। मीन्स यस ये फॉर श्योर रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पहले हम नंबर से चेक कर रहे थे 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर नहीं थे। तो मुझे यहाँ पे जनरलाइज चेक करना है, जनरल, कि जनरली ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आपको हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझा, राइट। तो एक चीज समझिए, रोस्टर फॉर्म के क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वहां पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको सामने, देख के बहुत ही इजीली कैच कर सकते हो। यहां पे लिखने का तरीका टोटली डिफरेंट होने वाला है, राइट।
एक और देख लेते हैं। अगर आपने देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, आई नो बहुत से बच्चों को लग रहा है सिमेट्रिक पे क्यों नहीं मूव कर रहे हैं। बच्चों अगर आप रिफ्लेक्सिव में ये चीज समझ गए किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है आपको, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं रिफ्लेक्सिव का। आफ्टर दैट विल मूव टू द सिमेट्रिक पार्ट। चलिए लेट्स मूव फॉर वन मोर क्वेश्चन। लेट अस सपोज, हमने बोला आई थिंक कुछ नेटवर्क का ग्लिच था। लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। तो हम एक और क्वेश्चन कंसीडर कर रहे थे। लेट अस सपोज आर इज अ रिलेशन इन विच L1 कॉमा L2 बिलोंग करेगा, वेयर L1 एंड L2 आर लाइंस। ठीक है, तो ये कब बिलोंग करेगा? व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, राइट, वेयर L1 एंड L2 आर लाइंस। आपको चेक करना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो मैं इनफाइनाइट लाइंस बन सकती है, मैं सबको थोड़ी ड्रॉ करके चेक कर सकता हूँ। कैसे चेक किया जाए? तो अगेन आपको चेक क्या करना पड़ेगा। हमने पढ़ा है ए कॉमा ए रिप्रेजेंट कर रहा है सेम टाइप। तो लेट्स चेक फॉर कंसीडर L1 कॉमा L1। आप खुद से सोचिए, अगर L2 की जगह पे मैं L1 लिख दूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्या मैं खुद अपने साथ रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ? रिफ्लेक्सिव का मतलब यही है कि L1 की इमेज L1 होनी चाहिए, मींस। और L1 की इमेज L1 कब होगी? व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्या दो लाइन आपस में खुद एक लाइन अपने साथ परपेंडिकुलर हो सकती है? ये लाइन है L1। क्या L1 खुद अपने साथ परपेंडिकुलर है? मैं पैरेलल बोल सकता हूँ, पर परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। मींस हम बोलेंगे एज अ लाइन कैन नॉट बी perpendicular to itself, therefore L1 comma L1 doesn't belongs to R. Hence R is not reflexive. तो आपको समझ में आया कैसे रिफ्लेक्सिव है, कैसे नहीं है, किस तरीके से चीजों को अप्रोच करना है। इज इट ओके? गुड। तो इस तरीके से हम रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चंस को करेंगे। अगर रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया, बिलीव मी सिमेट्रिक बहुत ज्यादा इजी लगेगा, राइट। सिमेट्रिक समझ लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, इट सेज कि इफ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R, अगर A1 कॉमा A2 R में बिलोंग करेगा, देन A2 कॉमा A1 भी होना चाहिए। देखिए सिमेट्रिक का मतलब ही क्या होता है ना। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि A कॉमा B है तो उसकी सिमेट्रिक क्या हो जाएगी? B कॉमा है। कि मतलब A कॉमा B या फिर A1 कॉमा A2 अगर आ रहा है, देन वी नीड टू मेक श्योर कि उसका रिवर्स या फिर बोलूं सिमेट्री में, दैट इज A2 कॉमा A1 भी बिलोंग करना चाहिए। लेकिन बट देखिए यहाँ पे ना एक कंडीशन है, इफ। अगर जो एलिमेंट, इफ मींस जो एलिमेंट आ रहे होंगे आपको उन्हीं के लिए चेक करना है कि उनका रिवर्स है या नहीं। लेट अस सपोज आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A to A, वेयर A इज 1 2 3। आर रिलेशन है वन, जस्ट सेकेंड जी, 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2। ये सारे बन गए हमारे पास। तो हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो बोला गया था इफ। इसका मतलब हम समझते हैं, मैं जो एलिमेंट आ रहा होगा उसको रिवर्स देखना है कि एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। A1 कॉमा A2 है, तो यहाँ पे देखिए A1 कॉमा A2 यहाँ पे काउंटेबल 4 5 6 एलिमेंट्स हम डायरेक्ट काउंट करके चेक कर सकते हैं, जनरलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं 1 कॉमा 1 था, तो 1 कॉमा 1 का रिवर्स क्या हो जाएगा? अगेन 1 कॉमा 1, तो यस वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 कॉमा 2 था, ओके। क्या 1 कॉमा 2 था तो हमें क्या डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा कि उसका रिवर्स दैट इज 2 कॉमा 1 है या नहीं। आप देखेंगे 1 कॉमा 2 है, यस रिवर्स उसका 2 कॉमा 1 भी है, तो 1 कॉमा 2 के साथ एवरीथिंग इज ओके। आपको हर एक एलिमेंट को चेक करना है, बट अगेन वही एलिमेंट जो उस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, बिकॉज बोला गया था इफ A1 कॉमा A2, अगर A1 कॉमा A2 उसके अंदर है, देन उसका रिवर्स चेक करना है। सिमिलरली 2 कॉमा 3 है, तो आपको चेक करना है 2 कॉमा 3 का रिवर्स 3 कॉमा 2 है या नहीं। 3 कॉमा 2 यस एग्जिस्ट कर गया, भाई काम हो गया। 2 कॉमा 2 का अगेन सिमेट्रिक पार्ट, तो अगेन 2 कॉमा 2 होगा, एब्सोल्युटली फाइन।
2,1 का रिवर्स 1,2 पहले हमने चेक कर लिया है। 3,3 का एग्जैक्टली सेम होगा। 3,2 के लिए चेक किया था, 2,3 एग्जिस्ट कर रहा है, मींस यस ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए हमारे पास उसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स व्हाई हम बोलेंगे यस इट इज सिमेट्रिक। अब अगेन क्या क्वेश्चन सेम इसी तरह के आएंगे? नहीं, बताया जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे आता थे क्वेश्चन में। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन है, अभी हमने L1 L2 वाला किया था, उसी को समझते हैं। आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है वो जो मैं परपेंडिकुलर वाला बता रहा हूँ आपको, और बहुत बार बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा गया। अगेन क्वेश्चन है कि आर एक रिलेशन है L1 कॉमा L2 where L1 is perpendicular to L2. Now we need to check whether this given relation is symmetric or not. तो बोला गया था if A1 A2 अगर बिलोंग करेगा देन रिवर्स चेक करना है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे कर रहे होंगे, बहुत सारी लाइन रही होंगी, बट अब कहाँ से हम ड्रॉ करें, कैसे काउंट करें? तो इसको हम काम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इफ, है ना, तो हम एक काम करते हैं, इफ की जगह लिखते हैं, मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R। अगर L1 L2 बिलोंग कर रहा है तो मुझे चेक क्या करना है स्टूडेंट? मुझे चेक करना है कि L2 L1 बिलोंग करेगा या नहीं। L1 L2 मैंने मान लिया बिलोंग कर रहा है। इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, इट मींस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अभी समझते हैं रिप्रेजेंटेशन वगैरह, उस पर डेफिनेटली काम करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। L1 इज डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू L2। अगर अच्छा एक बात बताइए, L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो कैन वी से दैट कि L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1? तो मैं इसका रिवर्स लिख रहा हूं, दैट इज L2 परपेंडिकुलर टू L1। मैंने इसका रिवर्स लिखा कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। और अगर L2 L1 के परपेंडिकुलर हो गया तो कैन वी से दैट इट मींस डेफिनेटली L2 L1 बिलोंग्स टू R, बिकॉज बोला गया था किसी भी इस रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स कौन से आएंगे? फर्स्ट वाला सेकंड के क्या करे? परपेंडिकुलर। देखिए L2 अगर परपेंडिकुलर है L1 के, बिकॉज अगर ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, अगर L1 परपेंडिकुलर L2 तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ L2 परपेंडिकुलर L1 के, राइट? तो L2 परपेंडिकुलर L1 के, इट मींस L2 L1 इज डेफिनेटली बिलोंग्स टू R, इट मींस R इज सिमेट्रिक, राइट? तो बहुत इजी है। क्वेश्चंस अभी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको फॉर श्योर, बट बेसिक डेफिनेशन समझिए। अगेन इफ इन केस मुझे प्रूव करना है कि वो नहीं है, तो आपको इफ इन केस एक भी एग्जांपल मिल गया जिसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, उसको आप डेफिनेटली क्या बोल देंगे? रॉन्ग। एग्जांपल के लिए इफ इन केस इस रिलेशन से, जो पहले वाला क्वेश्चन था, इससे मैं 3,2 को रिमूव कर दूं एंड पूछूं नाउ चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट, आप देखेंगे 2,3 था, बट इसका रिवर्स 3,2 नहीं है, तो आप माइट भी लिखेंगे 2,3 belongs to R, but 3,2 doesn't belongs to R, therefore R is not symmetric। देखिए मिस्टेक निकालना तो हम ह्यूमंस को वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, तो बस आपको मिस्टेक निकालनी है अगर प्रूफ करना है कि वो नहीं है। आप ढूंढो कहीं पर कहीं मिस्टेक छुपी होगी, उसको निकालो एंड प्रूफ कर दो कि वो रॉन्ग है, मींस सिमेट्रिक नहीं है। इज इट ओके? तो हमने फर्स्ट टू समझ लिए। थर्ड वन जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है आप स्टूडेंट्स को, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको और अच्छे से जरा समझ लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन किस तरीके से चेक किया जाएगा। जैसे मैंने बोला, इसके बाद डेफिनेटली मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जो पीवाई के प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं या एनसीईआरटी के टॉप क्लास जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रांजिटिव जरा समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव सेज इफ a1 a2 belongs to R and a2 a3 belongs to R, implies that a1 a3 also belongs to R for all a1 a2 a3 a। इसमें भी अगेन इफ वाली कंडीशन है। रिफ्लेक्सिव में कंडीशन नहीं थी इफ वाली, बोला सबके ए कॉमा ए होनी चाहिए। सिमेट्री में कंडीशन आ गई, अगर A1 A2 है देन रिवर्स A2 A1 होना चाहिए। यहां भी कंडीशन है, इफ A1 A2 है देन A2 से एंड होने के नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला A2 A3, देन A1 A3 होना चाहिए। ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिट हो रहा है। A1 A2 था, फिर A2 से A3 पे शिफ्ट हो रहा है, तो बोला गया A1 A3 भी फॉर श्योर उसमें बिलोंग करना चाहिए। समझते हैं कि किस तरीके से चेक किया जाएगा? तो अगेन जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे उन्हीं के लिए कंडीशन चेक की जाएगी, राइट? समझते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने बोला आर अगेन एक रिलेशन है सेट ए से ए पे। आर हमने रिलेशन एज्यूम किया 1,2, 2,3, 3,1, 3,3। वी नीड टू चेक whether the given relation is transitive or not। तो अगेन
आपको देखना है A1, A2, मीन्स जिस एलिमेंट पे एंड हो रहे हैं उसी से स्टार्ट होने वाला आपको ढूंढना है। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते होंगे, अगर एग्जिस्ट करते होंगे, देन आपको चेक करना है A1, A3। अगर एग्जिस्ट नहीं करते होंगे तो आपको चेक ही नहीं करना, तो मतलब ठीक सही होगा। इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है ना स्टूडेंट, तभी हम देन पे काम करते हैं। सिमेट्रिक में A1, A2 था, तभी तो आपने देखा ना नेक्स्ट वाला। A1, A2 नहीं होता तो आप चेक ही नहीं करते, मतलब चीज सही होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, आपने देखा 1, 2 एग्जिस्ट हो रहा है, 2, 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1, 2 भी है, 2, 3 भी है, 2 से स्टार्ट होने वाला। डेफिनेटली वी नीड टू चेक कि 1, 3 है ही नहीं। 1, 3 तो नहीं है, तो मैं लिखूंगा एज 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1, 3 करना चाहिए, बट 1, 3 नहीं है, 1, 3 डजन बिलोंग्स टू आर, देयर फोर आर इज नॉट ट्रांसिटिव। तो ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? बिकॉज हमने एक गलती ढूंढ ली भाई, खाने में चीनी की कमी है, चाय में चीनी थोड़ी कम है, वो हमने चीनी ढूंढ ली। हमें कमी ढूंढनी है, अगर गलत प्रूफ करना है। सही होता तो शायद से हम कभी ढूंढ ही नहीं पाते, राइट। माइट भी आप ढूंढना स्टार्ट करोगे, बट माइट भी ढूंढ ही नहीं पाते। इज इट ओके? एक और क्वेश्चन करते हैं। ट्रांजिटिव बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज भी बताने वाला हूं जो मैक्सिमम स्टूडेंट मिस कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। आर सॉरी, फ्रॉम सेट A to A पे है, ठीक है। आर एक रिलेशन है, A1, 2, 3 एलिमेंट का है, लेट अस सपोज 1, 2, दैट्स इट। ए इज 1, 2, 3, ठीक। अब ना एक काम करते हैं हम, बिकॉज हम रिफ्लेक्सिव भी सीख चुके हैं, सिमेट्रिक भी सीख चुके हैं, ट्रांजिटिव भी चीज सीख चुके हैं, तो हम तीनों चेक करेंगे सोल्यूशन के लिए, कि भाई तीनों चीजें बताओ हमें। तो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर रिफ्लेक्सिव। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत बार पूछे जाते हैं आपके MCQ में, CUT डोमेन में भी और आपके बोर्ड्स के एग्जाम में भी, राइट। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। बोला क्या 1, 2, 3 एलिमेंट सेट के ए के अंदर, तो डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती थी? फॉर ऑल ए, हर एक एलिमेंट की खुद की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। तो वन की बात करें, क्या वन की रिफ्लेक्शन वन एग्जिस्ट कर रही है इसमें? नहीं। और नॉट के लिए तो बहुत इजी होता है, आप बोलोगे एज 1, 1 डजन बिलोंग्स टू आर, देयर फोर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बहुत इजी था ये तो। चलिए, नाउ लेट्स मूव फॉर सिमेट्रिक। सर सिमेट्रिक का बताइए। देखिए, अगर A, B, जो A, B या फिर A1, A2 जो बिलोंग कर रहा होगा उसका रिवर्स आपको चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1, 2 है, तो बस 1, 2 का रिवर्स चेक कर सकते हैं। अब देखिए 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है, बट उसका रिवर्स 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, देयर फोर आर इज नॉट सिमेट्रिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो मैं समझाना चाहता था इस कॉन्सेप्ट से, दैट इज ट्रांजिटिव। आई नो फर्स्ट टू तो आपने भी कर लिया, तो ट्रांजिटिव के बारे में क्या है? सर ट्रांजिटिव कंडीशन कहती है A1, A2, जरा एक बार कंडीशन देखते हैं। A1, A2 बिलोंग करेगा, एंड ये इफ है यहाँ पे, एंड A2, A3 भी बिलोंग करेगा, देन वी नीड टू चेक कि A1, A3 है या नहीं, राइट। देन मुझे चेक करना है, देन A1, A3 कर लिया, हम बोल देंगे यस। अब देखिए इस रिलेशन के अंदर 1, 2 है, क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और सेट है यहाँ पे? मतलब A1, A2 तो मिल गया मुझे, 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है, बट क्या A2, A3 बिलोंग कर रहा है ही नहीं। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब क्या है कि मींस मेरी इफ की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है, मैं इफ की कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर पाया हूं। अगर इफ वाला स्टेटमेंट ही ट्रू नहीं है तो मैं क्या, मैं देन के बारे में बात कर सकता हूं? बात ही नहीं कर सकता। भाई इफ की कंडीशन अगर मेरी ट्रू नहीं है, देन के बारे में कैसे आगे डिस्कस कर लूं कि चीज सही है या नहीं, राइट। तो इफ कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, तभी मैं आगे बात कर पाऊं। तो यहाँ पे तो 1, 2 है, टू और समथिंग की मैं बात ही नहीं कर पाया। अगर मैं किसी स्टेटमेंट की आगे की बात नहीं कर पाया, तो क्या मैं उसे रॉन्ग बता पाऊंगा कि रॉन्ग है? मैं प्रूफ ही नहीं कर सकता कि इसे रॉन्ग है। और मैथ्स में एक सिंपल फंडा होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर किसी स्टेटमेंट को आप रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पा रहे, किसी ने खाना बनाया, आप कहीं गलती ढूंढ ही नहीं पाए, तो मतलब खाना क्या बनाया? बहुत ही फर्स्ट क्लास टेस्टी बनाया। सिमिलरली, अगर आप मैथ्स में कहीं गलती नहीं ढूंढ पाए, तब आप क्या बोल दोगे उसे कि मतलब चीज सही है। मीन्स
1,2 बिलोंग कर रहा है, बट फर्दर कंडीशन बिलोंग ही नहीं कर रही, देयर फोर आर इज ट्रांजिटिव बाय डिफॉल्ट कंडीशन। इसी को मैं भी डिटेल में बता रहा हूँ, डिफॉल्ट कंडीशन का मतलब क्या है, समझिए। ये ट्रांजिटिव है बिकॉज 1,2 था, फर्दर में आगे बात नहीं कर पाया, मतलब मैं गलत प्रूफ नहीं कर पाया। अगर किसी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ नहीं कर पाओगे तो वो चीज ठीक है। बिकॉज देखिए, अगर आपको प्रूफ करना था कि ट्रांजिटिव नहीं है, देखिए अभी आपने ना थोड़ी देर पहले ऊपर प्रूफ किया था ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों प्रूफ किया? आपके पास एक नॉट का एग्जाम्पल मिल गया। अगर ये नहीं एग्जाम्पल मिलता तो क्या आप गलत प्रूफ कर पाते? नहीं। इस केस में प्रॉब्लम क्या है, हम गलत का प्रूफ ही नहीं कर पा रहे, इसको आप गलत प्रूफ ही नहीं कर पा रहे। तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन ये कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है। फॉर ट्रांजिटिव, डिफॉल्ट कंडीशन फॉर ट्रांजिटिव क्या कहती है? इफ ओनली, जस्ट अ सेकेंड, बाइट भी चीज इरेज हो गई, कुछ टेक्निकल इशू हुआ है शायद से। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, नो इशू। मैं बता देता हूँ आपको क्या लिख रहा था मैं। डिफॉल्ट कंडीशन फॉर ट्रांजिटिव, इफ A1 A2 belongs to R, but further no A2 A3 belongs to R, then R is ट्रांजिटिव। कहीं भी अगर आप इसको यूज करके बता रहे हो कि ट्रांजिटिव है नहीं, तो आपको ब्रैकेट में ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी। प्राइमरी ब्रैकेट में आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि इस रीजन की वजह से ट्रांजिटिव हुआ है। देखिए, इसको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, ट्रांजिटिव वाले डिफॉल्ट वाले की। आप सबने माइट भी एक मूवी आई थी बहुत पहले, देखी होगी, दृश्यम। थोड़ा उससे रिलेट करता हूँ, दृश्यम मूवी देखी है हमने। उस मूवी में हम सबको पता था कि भाई एट लास्ट मर्डर तो अजय देवगन ने किया ही है, बट कोर्ट में क्या उसे हम गिल्टी प्रूफ कर पाए? क्या नॉट का एग्जांपल मिला? नॉट का एग्जांपल मींस गिल्टी ना, कि या कुछ उसके अगेंस्ट कुछ गलत चीज हम प्रूफ कर पाए? नहीं प्रूफ कर पाए, इट मींस वो फ्री है, वो गिल्टी नहीं है। सिमिलरली ट्रांजिटिव को मुझे गलत प्रूफ करने के लिए दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा? कि अगर मुझे प्रूफ करना है नॉट ट्रांजिटिव, अगर मुझे प्रूफ करना है नॉट ट्रांजिटिव, देन मुझे दिखाना पड़ेगा कि इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर एंड A2 A3 बिलोंग्स टू आर, देन मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि A1 A3 बिलोंग नहीं करा, देन ओनली वी कैन से दैट कि दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। बट पीछे वाले क्वेश्चन था जो आई थिंक माइट बी इरेज हो गया बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजन। वैसे क्वेश्चन ये था सिर्फ, दिस वाज द क्वेश्चन 1,2, वन है, टू है, और कुछ है ही नहीं आगे। तो अब क्या कर सकते हैं? मीन्स ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि हमारे पास 1,2 है। टू से फर्दर मैं पहुंच ही नहीं पाया, ये वाली कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई, तो मैं गलत कैसे प्रूफ कर दूं? अगर गलत नहीं प्रूफ कर पा रहा हूं तो आई एम टोटली फाइन। मैंने बोला इस साल, साल के एंड में मैं दिल्ली का सीएम बनने वाला हूँ, 2 साल बाद, 5 साल बाद चलो सीएम बनने वाला हूँ, इलेक्शन हो गए हैं, तो क्या स्टेटमेंट अभी आप गलत बोल सकते हो? अभी नहीं बोल सकते। माइट बी 5 इयर्स बाद जब रिजल्ट हो जाएगा तब आप बोलोगे अरे सर आप तो मजाक कर रहे थे, गलत बोल रहे हो। राइट नाउ आप मुझे गलत प्रूफ कर सकते हो? नहीं। इस बार नेक्स्ट ईयर 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी T20। अभी तो ठीक ही है, कल को जीते ना जीते वो सेकेंडरी है, अभी तो ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। तो इफ इन केस आप किसी स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पा रहे, दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फाइन, मींस कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट ओके? तो इस रिलेशन में आपको बेसिकली मिस्टेक्स ढूंढनी है, मिस्टेक्स मींस आपको एरर ढूंढनी है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ प्रूफ नहीं हो पा रहा है। उन्हीं चीजों से आप नॉट प्रूफ करते हो, मींस गलत प्रूफ करते हो, अदरवाइज चीजों को अच्छे से आप एक्सप्लेन कर, राइट। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी तरह का, ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट। आर इज अ रिलेशन जहां पे एक्स कॉमा वाई ह्यूमंस है। अब बोला गया एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ये हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, तीनों चीजें चेक करनी है हमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जरा समझते हैं, फिर तुम तीनों पढ़ लिए, तीनों को समझते हैं अच्छे से।
फर्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव है या नहीं? रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? एक्स कॉमा एक्स। और एक्स कॉमा एक्स कब बिलोंग करेगा? वाई की जगह एक्स लिखो, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपके घर में आपके पेरेंट्स, भैया, पड़ोसी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे आप प्रूफ कर सकते हो। एग्जाम्पल ही तो चाहिए गलत। भाई आपके पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल, कोई खुद का हस्बैंड या वाइफ थोड़ी है ना? तो मैं बोलूंगा एक्स कॉमा एक्स डजंट बिलोंग्स टू आर बिकॉज, क्या लिखा? अ पर्सन कांट बी अ वाइफ ऑफ हर सेल्फ, खुद की थोड़ी हो सकता है। बिकॉज a woman or a lady can't be a wife of herself, वो खुद की वाइफ थोड़ी बन सकती है। दैट्स व्हाई दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग विच इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना है कि एक्स वाई अगर है देन वाई एक्स चेक करना है। ठीक है, तो एक्स वाई कुछ दे नहीं रखा, प्रॉपर बता रखा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, इट मीन्स व्हाट? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। बट अगर मुझे वाई एक्स चेक करना है, देखो बैक ऑफ द माइंड ना चेक करा करो कि एक्स वाई तो आ गया, पर वाई एक्स अगर बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा? राइट नाउ आपको क्या करना है? एक्स एंड ये, इसको ना फर्स्ट एलिमेंट, इसको सेकंड एलिमेंट एज्यूम करा करो। अब वाई एक्स कर दिया तो मतलब ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा वाई इज वाइफ ऑफ एक्स। अगर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है तो वाई डेफिनेटली क्या रहा होगा? ये हस्बैंड रहा होगा। अब ये बोल रहा है वाई कॉमा एक्स कब बिलोंग करेगा? जब हस्बैंड वाइफ। अरे हस्बैंड वाइफ कैसे बन सकता है? हम बोलेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मीन्स एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। बट नाउ कुछ बच्चे बोलेंगे सर आजकल ऐसे केसेस आते रहे हैं, बॉय बॉय से, गर्ल गर्ल से कर रहा है। वो कुछ केसेस सही हैं, बट मेरे पास एक भी गलत केस मिल गया तो मैं उसे बोल दूंगा ना कि रॉन्ग है। तो मेरे पास गलत है केस है ना, मेरे पेरेंट्स, आपकी फैमिली में पेरेंट्स बहुत सारे आस पड़ोस में। फॉर एग्जाम्पल मैं मैरिड हूँ, मैं हस्बैंड, मेरी वाइफ ऑब्वियस है, मतलब मेरी वाइफ है वो, बट कन्वर्स उसका ट्रू नहीं है, तो मेरे पास मेरे खुद का एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं, तो वही लिख रहा हूँ। बट नाउ वी कैन नॉट कंसीडर वाई as the wife of X. Therefore, R is not symmetric. अगेन इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे ट्रांजिटिव ही लगता है, इसीलिए स्टूडेंट मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के बारे में बताओ। ट्रांजिटिव है नहीं, या फिर ऐसी बात चल रही है सर आपकी? सच बताओ, तो हम बताते हैं भाई ट्रांजिटिव के बारे में। तो ट्रांजिटिव के भी हम डिफॉल्ट वाली कंडीशन सीख चुके हैं पहले, ठीक है, ये सबको पता है, बेसिक डेफिनेशन पता है। तो अगर A1 A2 A2 A3 में हमने सीखा था, इसको अच्छे से समझे, तो यहाँ पे मुझे बिलोंग प्रूफ करना पड़ेगा अगर है तो, कि एक्स वाई भी बिलोंग करेगा, वाई जेड भी बिलोंग करेगा, देन मुझे दिखाना पड़ेगा कि एक्स जेड बिलोंग कर रहा है। और अगर गलत प्रूफ करने के लिए ट्रांजिटिव नहीं है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा क्या? कि एक्स वाई एंड वाई जेड दोनों बिलोंग कर रहे हैं बट एक्स जेड बिलोंग नहीं कर रहा है, तभी मैं बोलूंगा ट्रांजिटिव नहीं है। राइट, तभी मैं बताऊंगा कि ट्रांजिटिव नहीं है, अदरवाइज तो फॉर श्योर ट्रांजिटिव हो जाएगा अगर किसी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ नहीं कर पाए। राइट ना, मैं दृश्यम वाली बता रहा था, हम उसे गिल्टी प्रूफ नहीं कर पाए तो गिल्टी नहीं है। राइट, सिंपली ट्रांजिटिव। तो समझिए, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मैंने लेट किया, इट मीन्स क्या हो गया? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एंड इधर क्या हो गया? वाई इज वाइफ ऑफ जेड। एक्स वाइफ ऑफ वाई है तो इट मीन्स वाई डेफिनेटली क्या हो गया हमारे पास? हस्बैंड। इस हस्बैंड को अगेन हम क्या बना रहे हैं? वाइफ। हाउ इट्स पॉसिबल? मीन्स विच कान बी पॉसिबल। अब पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल ही नहीं है तो मैं गलत प्रूफ कर पाऊंगा? एक्स कॉमा जेड की बात कर पाऊंगा? मतलब ये तो बिलोंग कर गया, ये वाला स्टेटमेंट बिलोंग ही नहीं कर पा रहा है, मीन्स ये बिलोंग ही नहीं करता। देयर फोर वाई कॉमा जेड डजेंट बिलोंग्स टू आर। वाई कॉमा जेड अगर होता, बिलोंग करता स्टूडेंट, देन जाके मैं एक्स कॉमा जेड की बात करता, फिर चेक करता कि वो बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। बट मैं इसको रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पा रहा, बिकॉज एक्स वाई कॉमा जेड ही नहीं, इफ वाली कंडीशन ही ट्रू नहीं है। जब इफ की कंडीशन ही ट्रू नहीं है, देन अगेन बाय डिफॉल्ट कंडीशन
विल से यस आर इज ट्रांजिटिव। समझिए इस चीज को। इफ की दो कंडीशन है यहाँ पे, ये दोनों ट्रू होनी चाहिए थी, यही ट्रू हो पाई, ये ट्रू नहीं हो पाई। जब तक इफ का स्टेटमेंट सही नहीं है हम देन वाले की बात ही कैसे कर सकते हैं। अगर तुम अच्छे नंबर लेके आए तो मम्मा ने बाइक दिलाई। इफ वाली बात, अगर वाली बात वो ट्रू ही नहीं है तो मम्मी बाइक थोड़ी दिला रही है या नहीं दिला रही है, हमें क्या पता, वी कांट से। तो इफ का कंडीशन भी ट्रू नहीं है हमारे पास, तो हम देन की बात ही नहीं कर सकते, होगा नहीं होगा अपन को नहीं पता। बट अगेन, नहीं होगा होगा बात ठीक है, बट नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मैथ्स में अगर किसी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ नहीं कर सकते, मीन्स दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। इज इट ओके? चलिए एक लास्ट चीज देख लेते हैं स्टूडेंट, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इसके और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास बेसिकली, जो नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं, कि अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, देन उसे हम बोलते हैं इक्वी वैलेंस रिलेशन। उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। राइट, बहुत सिंपल सी बात। ठीक है, इस सेशन को एंड करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन देना चाहूंगा जो हम नेक्स्ट सेशन में अपने डिस्कस करूंगा। एंड दिस क्वेश्चन इज, जो कि प्रीवियस ईयर, अभी लास्ट ईयर भी पूछा गया है बोर्ड्स में, 2 साल पहले भी बोर्ड्स में पूछा गया था। क्वेश्चन है, आर इज अ रिलेशन एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स माइनस वाई प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर एंड एक्स एंड वाई आर एनी रियल नंबर। आपको चेक करना है इस क्वेश्चन को कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, एंड सेम फॉर ट्रांसिटिव। ओके, तो प्लीज इसको ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा, ऐसे और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए। साथ ही साथ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, इन सब चीजों पे भी बात करने वाला हूँ। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के ऊपर भी बात करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स सीयूटी वगैरह में भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम फंक्शन को ग्राफ से और अच्छे तरह से डिटेल में 1 more on 2 समझेंगे। सो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। टिल दैट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू।